अब दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं। इस सेकंड मेथड में, जिसको स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं या टाइम स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं, हम डायरेक्टली, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली टू सॉल्व द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, एफ आई प्लस एफ डी प्लस एफ एस इज इक्वल टू सम पी ऑफ टी। अब पी ऑफ टी इस केस में रैंडम जनरल डायनामिक लोडिंग होगी। तो इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक्स। सो वो एक उनमें से एक मेथड देखते हैं। सो इसकी प्राइमरी जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये नॉन लीनियर सिस्टम्स पर भी एप्लीकेबल है ये मेथड, अनलाइक दोहा मिल्स इंटीग्रल जो कि सिर्फ लीनियर सिस्टम्स पर एप्लीकेबल था। सो जिन प्रॉब्लम्स में, जिन डायनामिक प्रॉब्लम्स में ये खदशा हो कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो नॉन लीनियर रेंज में जा सकता है ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग, आपकी ये एंटीसिपेशन हो कि लेट से जो मैंने पी ऑफ टी लगाया है, चाहे वो अर्थक्वेक से आ रहा है चाहे जिस भी लोडिंग से आ रहा है, उस लोडिंग की वजह से मेरा स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, तो फिर वो लीनियर एनालिसिस करेक्ट नहीं होगा, फिर आपका स्ट्रक्चर नॉन लीनियर रेंज में जाएगा और ऐसे स्ट्रक्चर का जो डायनामिक एनालिसिस है वो दोहा मिल इंटीग्रल से नहीं होगा, बिकॉज उसकी गवर्निंग इक्वेशन ही फिर बदल जाएगी। फिर गवर्निंग इक्वेशन हो जाएगी एम यू डॉट डॉट, ठीक है, प्लस सी यू डॉट प्लस कोई और फंक्शन जो के यू के अलावा है, एफ एस और यू के दरमियान कोई और फंक्शन इज इक्वल टू पी ऑफ टी। उस सूरत में फिर भी ये जो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड है ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल द रिस्पांस ऑफ अ स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अ मेजर अर्थक्वेक, इस केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्ट्रक्चर इन इलास्टिक रेंज में चला जाए और आपके एफ एस और यू के दरमियान रिलेशनशिप लीनियर ना रहे, उस सूरत में सिर्फ स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड ही इस्तेमाल हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कॉलम है, एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है और उसका ये कॉलम है, आपने कोई एफ एस अप्लाई की, उससे कोई यू प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, यानी आपने कोई अप्लाइड लोडिंग लगाई, उससे एक एफ एस डेवलप हुई और उससे यू भी डेवलप हुआ। एफ एस और यू में अभी लीनियर रिलेशनशिप है, चाहे लोडिंग करें चाहे अनलोडिंग करें, ऐसा सिस्टम ये इक्वेशन फॉलो करेगा और ये लीनियर इलास्टिक सिस्टम कहलाएगा, यानी लीनियर सिस्टम है, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन इसके बरक्स ये भी मुमकिन है कि आपने अप्लाइड लोडिंग ऐसी लगाई कि ये कॉलम यील्ड हो गया, उस सूरत में एक खास यील्ड पॉइंट के बाद ये लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी बल्कि कोई और स्लोप फॉलो कर लेगी। अगर सडनली पूरा का पूरा यील्ड हो जाता है तो ये लाइन फ्लैट हो जाएगी, तो ये जो है ये एफ वाई हो जाएगा। और फिर यील्ड होने के बाद जहां तक भी ले जाएं, जब भी अनलोड करेंगे तो ये दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा बल्कि एक नई लाइन फॉलो करेगा डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, बड़ी चीजों पे डिपेंड करता है कि ये बिहेवियर कैसा हो। फिर दूसरी डायरेक्शन में यील्ड करेगा, दूसरी डायरेक्शन में अनलोड होगा तो एक और नई लाइन फॉलो करेगा। ये जो बिहेवियर है साइक्लिक बिहेवियर, ये इस केस में, स्टील के केस में इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर होता है। आमतौर पे स्टील ऐसा बिहेवियर शो करता है, इलास्टोप्लास्टिक, यानी पहले इलास्टिक रहा फिर सडनली प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक का मतलब है कि कोई स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं, डायरेक्टली यील्ड लाइन पर ही फ्लैट हो गया। इसके बरक्स अगर एक कंक्रीट कॉलम को नॉन लीनियर रेंज में ले जाया जाए तो वो ऐसा बिहेवियर फॉलो नहीं करेगा, वो कुछ इस किस्म का करेगा कि एक तो वो पहले तो ये बात है कि शुरू से ही लाइन नॉन लीनियर की तरह ही होगी। हाँ, कुछ रेंज तक इसको लीनियरली अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, लेकिन आइडियली कंक्रीट का बिहेवियर शुरू से ही नॉन लीनियर होता है। और फिर अनलोडिंग पे भी वो एक कर्व लाइन फॉलो करता हुआ दूसरी तरफ जाएगा, फिर कर्व लाइन। इस किस्म के साइक्लिक बिहेवियर को हिस्टेरेटिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं और डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल टाइप, क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री, मेंबर कॉन्फ़िगरेशन, सपोर्ट कंडीशंस, इन सब पर डिपेंड करते हुए ये बिहेवियर डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट हो सकता है। आरसी कॉलम का इस तरह का बिहेवियर होगा एफ एस और यू के दरमियान, और जो कि कंक्रीट क्रैकिंग और रीबार यील्डिंग वगैरह की वजह से होगा जो आरसी के अंदर है। स्टील आमतौर पे बाई लीनियर किस्म का बिहेवियर फॉलो करता है, यानी दो लाइनें बाई लीनियर,
पहली लाइन स्ट्रेट, दूसरी फ्लैट। तो ऐसी जो सिस्टम्स होते हैं जो नॉन लीनियर रेंज में चले जाते हैं, वो नॉन लीनियर सिस्टम्स कहलाते हैं और उनकी नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बनती है। उसमें एफ एस इज इक्वल टू के यू नहीं होता, ठीक है, ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती। सो दोहरा इंटेग्रल भी एप्लीकेबल नहीं होता, जाहिर है। सो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन प्रोसीजर जो है वो इसी डायरेक्ट जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने स्टार्ट में यूज की हुई है उसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक से सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 है जिसका हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। और इनर्शियल फोर्स तो लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो तो मैस डिपेंडेंट फोर्स है, तो मैस तो नहीं बदल रहा होता अप्लाइड लोडिंग के दौरान, लिहाजा इनर्शियल फोर्स सिंपली एम यू डॉट डॉट के बराबर होगी। लेकिन डायनामिक फोर्स और यू डॉट के दरमियान जो रिलेशनशिप है और एफ एस और यू के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ये दोनों रिलेशनशिप नॉन लीनियर हो सकते हैं। हो सकता है कि एफ डी और यू डॉट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट लाइन ना हो बल्कि कर्व लाइन हो। इसी तरह एफ एस और यू के दरमियान भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है। तो और पी ऑफ टी कोई आर्बिट्ररी जनरल लोडिंग है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, हम जनरल डायनामिक लोडिंग कंसिडर कर रहे हैं। सो पी ऑफ टी की जो वेरिएशन है ये कुछ भी हो सकती है। सो अब जरा इसको सॉल्व करने की न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को इंक्रीमेंटल फॉर्म में लिख लेते हैं। वो कैसे कि हम किसी टाइम t के ऊपर इक्वेशन लिखें तो वो ये होगी, t प्लस डेल्टा टी टाइम यानी कुछ स्मॉल टाइम इंटरवल के बाद की इक्वेशन लिखें तो वो ये होगी। हर जगह जिधर t आ रहा था वहां t प्लस डेल्टा टी आ गया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन 3 आ जाएगी जो कि इंक्रीमेंटल फॉर्म ऑफ द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। इंक्रीमेंटल फॉर्म का मतलब ये है कि ये t और डेल्टा t और t प्लस डेल्टा टी का जो टाइम के दरमियान का है, समझ ले टाइम है, उसमें ये इक्वेशन गवर्न कर रही है। t और t प्लस डेल्टा टी के दरमियान में जो टाइम है वो थोड़े से इंटरवल के लिए इक्वेशन गवर्न कर रही है। इसमें जाहिर है कि एफ आई टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ आई करेंगे, इसको नाम दे दिया डेल्टा एफ आई का, यानी चेंज इन द इनर्शियल फोर्स बिटवीन टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। तो डेल्टा एफ आई इज इक्वल टू एफ आई टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ आई टी, इस डिफरेंस को डेल्टा एफ आई का नाम दे दिया। डैम्पिंग फोर्सेस के डिफरेंस को डेल्टा एफ डी का नाम दे दिया और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के डिफरेंस को डेल्टा एफ एस का नाम दे दिया। अब जो इनर्शियल फोर्स में चेंज आ रही है एक टाइम t में और t प्लस डेल्टा टी में, अगले टाइम इंस्टेंट में, वो सिंपली एक्सेलरेशन में चेंज की वजह से आ रही होगी। बिकॉज मैस तो एक टाइम के और दूसरे टाइम में कोई फर्क नहीं है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो लिहाजा एम यू डॉट डॉट यानी जो एफ आई था, इसमें दो टाइम इंस्टेंट्स में जो फर्क है वो सिंपल एक्सेलरेशन यानी यू डॉट डॉट की वैल्यू के फर्क होने की वजह से। तो लिहाजा हमने इस डिफरेंस को लिख लिया m टाइम्स डेल्टा u डॉट डॉट, वेयर डेल्टा u डॉट डॉट इज द डिफरेंस इन एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम t एंड t प्लस डेल्टा टी, यानी एक टाइम इंस्टेंट के अंदर जो फर्क आया है एक्सेलरेशन में वो डेल्टा u डॉट डॉट है। जो डैम्पिंग फोर्स में फर्क आया वो क्या होगा ये नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिटेल से देखते हैं। डैम्पिंग फोर्स में या पहले इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के में जो फर्क है वो देख लेते हैं। हमने t प्लस डेल्टा टी की एफ एस और ओरिजिनल एफ एस के डिफरेंस को हमने ये कह दिया हुआ है डेल्टा एफ एस। ये क्या किस चीज का इक्वल होगा? ग्राफिकली अगर देखें तो ये जो सॉलिड ब्लैक लाइन है ये एफ एस और यू के दरमियान कोई भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप है जो लेट्स से हमें अभी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि एक टाइम इंस्टेंट t पर जो u था और t प्लस डेल्टा टी पर जो पॉइंट था, जो भी उसका पॉइंट है, इनके दरमियान जो y एक्सिस का फर्क है वो डेल्टा एफ एस है बेसिकली, ठीक है। एफ एस एट टाइम t, ये पहले पॉइंट का जो एफ एस था, और जो अगले टाइम इंस्टेंट का यानी डेल्टा u डिस्टेंस के या डेल्टा t टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसका जो एफ एस है वो t प्लस डेल्टा टी।
तो जो वाई एक्सिस में फर्क है, ये इतना सा जो फासला है, ये डेल्टा एफ एस है। अगर आप इसको ग्राफिकली कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, आप इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर स्लोप लें, ठीक है, और ये जो एक छोटी सी ट्रायंगल बनती है, इसकी जो वर्टिकल साइड है बेसिकली ये है डेल्टा एफ एस अप्रोक्सीमेटली। ऑल्दो कि ये आपने कर्व को कंसीडर नहीं किया, आपने स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया जब आपने स्लोप ले ली। और आपको पता है कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है डेल्टा एफ एस, ये सिंपली इक्वल होगा स्लोप इनटू ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। सो डेल्टा एफ एस इक्वल होगा जो भी स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट फर्स्ट पॉइंट, यानी एट फर्स्ट पॉइंट एट टाइम टी, टाइम्स जो भी हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और वो है डेल्टा यू, ठीक है। सो डेल्टा यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बिकॉज स्लोप इक्वल होती है वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल को हम दूसरी तरफ ले गए, तो वर्टिकल जो हमारे पास इस स्मॉल सी ट्रायंगल का वर्टिकल हाइट आ गई, वो आ गई स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, यानी ये स्लोप टाइम्स द डेल्टा यू। और स्लोप कैसे आ सकती है कि आप जो भी एफ एस का नॉन लीनियर फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू यू। सो डी एफ एस ओवर डी यू एट टाइम टी इज बेसिकली इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा यू कर दें, तो आपके पास वो वर्टिकल हाइट आ जाएगी जो आप मालूम करना चाहते हैं, विच इज डेल्टा एफ एस। और उस इंस्टेंटेनियस स्लोप को जो कि एट टाइम टी पर ली गई है, जो कि सिर्फ टाइम टी और टी प्लस डेल्टा टी के दरमियान वैलिड है, उसको के ऑफ टी का नाम दे देते हैं। अब वैसे तो हमें पता है कि ये जो एफ एस और यू के दरमियान लाइन थी, ये हमेशा लीनियर हमने एज्यूम की हुई थी पहले, और उसकी एक कांस्टेंट स्लोप थी जो के थी। अभी स्लोप पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, ठीक है, और इसमें यह भी एक एजम्पशन है कि ये लाइन स्ट्रेट है, यानी हमने टी और डेल्टा टी के दरमियान जो स्लोप है उसको स्ट्रेट लाइन माना हुआ है। ये भी एक एजम्पशन है। असल में जितना डेल्टा टी स्मॉल होगा उतनी ये एजम्पशन ज्यादा दुरुस्त होती जाएगी, लेकिन अगर मैं क्या कहूं कि इस पॉइंट और मेरा अगला डेल्टा टी ये है और इनके दरमियान मैं स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लूं, तो ये थोड़ा सा एरर होगा। सो अभी जो है वो स्लोप भी इंस्टेंटेनियस है, यानी हर टाइम इंस्टेंट पे बदल जाएगी, तो लिहाजा उस स्लोप को के ऑफ टी कह दिया। अब ये कांस्टेंट नंबर नहीं है बल्कि के ऑफ टी है। अगर हमारा ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लीनियर होता तो ये सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ के इंटू डेल्टा यू कर देते, ये स्लोप वाला काम, इंस्टेंटेनियस स्लोप वाला काम जरूरत नहीं था। ये तब जरूरत पड़ेगा जब आपका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एफ एस और यू में एक नॉन लीनियर लाइन फॉलो कर रहा होगा। सो डेल्टा एफ एस हमारे पास आ गया के ऑफ टी इंटू डेल्टा यू। इसी तरह यही एग्जैक्टली काम करेंगे डेल्टा एफ डी के लिए। उसमें वाई एक्सिस पे एफ डी होगा, एक्स एक्सिस पे यू डॉट होगा, तो उसमें आप देखेंगे सी ऑफ टी इंटू डेल्टा यू डॉट आपके पास फाइनल एग्जैक्टली इसी को फॉलो करते हुए ये चीज आ जाएगी, बिकॉज सी जो है वो स्लोप है बिटवीन एफ डी एंड यू डॉट। सो उसमें भी इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होगा वो एक तरह का इंस्टेंटेनियस डैम्पिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा, और डेल्टा यू डॉट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नाउ गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड्स, अब आप डेल्टा एफ टी को लिख सकते हैं सी ऑफ टी इंटू डेल्टा यू डॉट, डेल्टा एफ एस को लिख सकते हैं के ऑफ टी इंटू डेल्टा यू। अब हर टाइम इंस्टेंट पे ये के ऑफ टी सी ऑफ टी बदल सकता है अगर सिस्टम नॉन लीनियर होगा तो, वरना ये कांस्टेंट्स हो जाएंगे, ये सी हो जाएगा वो के हो जाएगा। सो इसी तरह एक और भी चीज ये कि डेल्टा पी को हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर आपके पास पी की वैल्यू भी मौजूद थी, तो आपने जब इंक्रीमेंटल फॉर्म लिखी तो इसमें राइट हैंड साइड पे डेल्टा पी भी आया है। ये डेल्टा पी इक्वल है पी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस ओरिजिनल पी ऑफ टी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया आपने 2 - 1 इक्वेशन की है, तो इसका मतलब है डेल्टा पी जो है वो छोटे से टाइम डेल्टा टी के अंदर जो अप्लाइड फोर्स में इंक्रीमेंट है वो उसके इक्वल है। सो लिहाजा ये ग्राफिकली दिखाया हुआ है कि अगर ये आपके पास पी ऑफ टी है
तो किसी दो टाइम t और t प्लस डेल्टा t के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इन दो, यूं समझ लें कि ये जो हाइट बेयरली विजिबल है, ये डेल्टा p नॉट है, डेल्टा p ऑफ t है। ठीक है, नए टाइम इंस्टेंट और पुराने के दरमियान जो डिफरेंस है, कुछ टाइम इंस्टेंट्स में ये डेल्टा p ऑफ t पॉजिटिव होगा, कुछ में नेगेटिव होगा। सो हमने दो इजम्पशंस की हैं अभी तक। ठीक है, एक तो ये कि डेल्टा एफ डी सी ऑफ टी इंटू डेल्टा यू डॉट के इक्वल है, यानी दूसरे मानों में हमने एक स्मॉल से टाइम इंटरवल में जो दोनों पॉइंट्स थे एफ एस की कर्व के ऊपर या एफ डी की कर्व के ऊपर, उनको स्ट्रेट लाइन से मिला के ये इक्वेशन बनाई है, स्लोप इंटू एक्स डिस्टेंस। इसी तरह एफ एस में भी। तो दूसरे मानों में हम ये ऐसे ही हमने किया कि ये इक्विवेलेंट है इस बात के कि डैम्पिंग फोर्स और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, या रिस्टोरिंग फोर्स अब इलास्टिक नहीं बोलेंगे बिकॉज अब नॉन लीनियर है, तो डैम्पिंग और रिस्टोरिंग फोर्सेस जो हैं वो टाइम t और t प्लस डेल्टा t के दरमियान में लीनियर रहेंगी। एक टाइम इंस्टेंट से दूसरे टाइम इंस्टेंट में फर्क हो सकती है, लेकिन विद इन वन पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट ये लीनियर रहेंगी। ये एक इजम्पशन है जो हमने की है जब हमने इनको स्ट्रेट लाइन से मिला के ये इक्वेशन बनाई। इस इजम्पशन को पीस वाइज लीनियर इजम्पशन भी कहते हैं। ठीक है, पीस वाइज लीनियर इजम्पशन कि एक पर्टिकुलर डेल्टा टी टाइम के अंदर हमने इसको लीनियर माना, लेकिन अगले डेल्टा टी में ये फर्क हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उस टाइम में भी लीनियर रहेंगी विद अ डिफरेंट स्लोप, विद अ डिफरेंट सी वैल्यू। सो अब हमारी इंक्रीमेंटल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 आ गई है। इसको हम लिख सकते हैं एम यू डॉट डॉट की जगह पे लिख सकते हैं, बेसिकली एफ डेल्टा एफ आई की जगह पे लिख सकते हैं एम डेल्टा यू डॉट डॉट। ठीक है, सो ये डेल्टा एफ आई था, प्लस ये था डेल्टा एफ डी, उसकी जगह पे लिख दिया सी ऑफ टी इंटू डेल्टा यू डॉट, प्लस डेल्टा एफ एस, उसकी जगह पर k ऑफ टी इंटू डेल्टा यू, और यहां पर था डेल्टा p ऑफ टी, वो उसी तरह रख दिया। इक्वेशन 4 अब हमारे पास आ गई है, जिसको इंक्रीमेंटल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, बिकॉज देखें इसके अंदर जो मेन अननोन है वो क्या है, डेल्टा यू। इस इक्वेशन को देखें, इसमें जो मेन अननोन है वो डेल्टा यू है। तो अगर डेल्टा यू मालूम कर लेंगे तो हमारे पास उस किसी टाइम t और t प्लस डेल्टा t के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आ रही है वो आ जाएगी हमारे पास डेल्टा यू। तो डेल्टा यू को कैलकुलेट करने के लिए अब यहां से अब कई डिफरेंट मेथड्स अलग अलग हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट assumption दे मेक टू एक्चुअली सॉल्व दिस इक्वेशन 4। तो हम जो मेथड यूज करेंगे वो न्यूमार्क्स लीनियर एक्सेलरेशन मेथड है, और उसमें बेसिक assumption ये है कि द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स वेरीज लीनियरली ड्यूरिंग ईच टाइम इंटरवल। कि जो u डॉट डॉट का सॉल्यूशन है ना, एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स, ये टाइम t और डेल्टा t के दरमियान लीनियर वेरी करता है। ठीक है, यानी दूसरे मानों में अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेट से u डॉट डॉट कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रक्चरल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, तो वो कोई उसकी वैल्यूज होंगी, तो किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में t और t प्लस डेल्टा t में वो लीनियरली वेरी कर रही होंगी। ठीक है, ये इजम्पशन हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने में एक हेल्प करेगी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। पहले इजम्पशन को समझ लें कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, लेट से टाइम एक्सिस को एक्सपैंड कर दूं, तो मैं देखूंगा कि ये जो एक्सेलरेशन है ये छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस पर मिलके ये वेरिएशन बन रही होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स वेरीज लीनियरली ड्यूरिंग ईच टाइम इंक्रीमेंट। दिस assumption will actually help us in solving equation 4, और वो कैसे, और उससे डेल्टा यू आ जाएगा और हमारा मसला हल हो जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। वो कैसे, इस इक्वेशन को करने से हमें कैसे मिलेगा सॉल्यूशन इसका, कि हमने ये assumption की कि लेट से एक टाइम t के ऊपर कोई एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स था स्ट्रक्चर का, u डॉट डॉट ऑफ t था, और t प्लस डेल्टा t में वो रिस्पॉन्स में कोई तब्दीली आ गई, u डॉट डॉट ऑफ t
प्लस डेल्टा यू डॉट डॉट ऑफ टी, ये हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स की वैल्यू आ गई है। यानी जो ओरिजिनल वैल्यू थी प्लस कोई इंक्रीमेंट आ गया, कोई चेंज आ गया जो अभी हमें नहीं पता, तो हमने यूं लिख लिया। इजम्पशन ये है कि ये पॉइंट और जो t प्लस डेल्टा टी वाला जो एक्सेलरेशन का पॉइंट होगा ये स्ट्रेट लाइन से वेरी करेंगे। ठीक है, इस इजम्पशन से आप देखिएगा आगे के वो इक्वेशन कैसे इजीली सॉल्व हो जाती है। सो द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स वेरीज लीनियरली ड्यूरिंग ईच टाइम इंक्रीमेंट। इस इजम्पशन से हमें ये इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन सिंपली ये कह रही है कि किसी डेल्टा टी टाइम के दरमियान में किसी एक पॉइंट के ऊपर, लेट्स से इस पॉइंट पे, तो मैं कह देता हूं कि t और t प्लस डेल्टा टी के दरमियान जो वेरिएबल चल रहा है वो टॉ है। ठीक है, टॉ इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट टाइम इंस्टेंट, और टॉ इक्वल टू डेल्टा टी का मतलब अगला टाइम इंस्टेंट। इन एक टाइम इंस्टेंट के दौरान जो वेरिएबल है वो टॉ है। तो u डॉट डॉट ऑफ टॉ जो होगा, यानी जो एक्सेलरेशन की वेरिएशन होगी वो इक्वल होगी u डॉट डॉट ऑफ t, यानी जो इनिशियल वैल्यू है, प्लस जो भी लेट से किसी भी टाइम के ऊपर जो भी ये हाइट, एडिशनल हाइट है, ये एडिशनल हाइट असल में चेंज इन दी एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स है। तो मैं कहता हूं इनिशियल वैल्यू किसी भी एक खास टाइम इंस्टेंट पे जो u डॉट डॉट है वो इनिशियल वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू है, प्लस ये जो छोटी सी हाइट मैंने यहां दिखाई है, और ये जो छोटी सी हाइट है ये इस नंबर के इक्वल होगी। अगेन वही पॉइंट के स्लोप टाइम्स जो भी हॉरिजॉन्टल फासला है उस पॉइंट तक का। तो हॉरिजॉन्टल फासला है टॉ, ठीक है, और स्लोप जो बनेगी वो डेल्टा यू डॉट डॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, जो भी उसकी स्लोप है टाइम्स जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये इंक्रीमेंट आ जाएगा। सो ये जो मैंने छोटा सा एरो बनाया है ये बेसिकली डेल्टा यू डॉट डॉट है, ये है चेंज इन द एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट टी एंड टी प्लस डेल्टा टी, उसके दरमियान में ये वेरिएशन है। तो जनरल इक्वेशन जो u डॉट डॉट ऑफ टॉ की बनेगी, जो इस लाइन की इक्वेशन है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वो ये फर्स्ट रेड बॉक्स बन जाएगी। अगर आप इसको समझ लें तो आगे इससे हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशंस मिल रही हैं उस इक्वेशन 4 को सॉल्व करने के लिए। वो कैसे कि लेट्स से कि अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन एज्यूम करता हूं एक्सेलरेशन में, तो जो वेलोसिटी रिस्पॉन्स होगा अगेन टाइम t और t प्लस डेल्टा टी के दरमियान, वो अगर मैं बनाऊं तो वो क्या बनेगा, इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो वो बनेगा u डॉट ऑफ टॉ वेलोसिटी एट एनी वैल्यू टॉ इज इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू जो u डॉट ऑफ t थी, प्लस अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दैट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले से आई हुई है, हमने लीनियरली एज्यूम करके इक्वेशन डेवलप कर ली है। उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लें और यहां पुट कर दें तो वो आ जाएगा चेंज इन दी वेलोसिटी वैल्यू, और फिर वो इनिशियल वेलोसिटी उसमें जमा कर दें तो आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि इस कर्व लाइन की इक्वेशन होगी। ये कर्व लाइन कैसे है हमें बाद में पता चला है, बिकॉज जब हमने u डॉट डॉट ऑफ टॉ की वैल्यू इसमें पुट की है, यहां पे पुट की है, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई की है, तो हमारे पास टॉ स्केयर वाली टर्म्स भी आई हैं। ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये कर्व लाइन होगी जो वेलोसिटी की वेरिएशन है, वेलोसिटी की वेरिएशन। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन को लीनियर वेरी करना एज्यूम किया जाए तो वेलोसिटी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से वेरी करती है, और जो भी आपके पास ये u डॉट के बाद इंटेग्रल का सॉल्यूशन आया ये सारा, ये वेलोसिटी में चेंज है, ये डेल्टा u डॉट ऑफ टॉ है, चेंज इन वेलोसिटी एट टाइम t एंड t प्लस डेल्टा t। और फिर एक दफा फर्दर इंटीग्रेट कर लें, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन भी आ जाएगी, वो इवन थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल से वेरी करेगी। सो u ऑफ टॉ अगर लिखें किसी जनरल टॉ डिस्टेंस के ऊपर बिटवीन दिस टाइम इंटरवल, तो वो बनेगा जो u ऑफ t था ओरिजिनल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू
प्लस अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लूं, जो कि ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूं, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया 0 से टॉ तक, वो वैल्यू पुट की, यू डॉट ऑफ टॉ की वैल्यू यहां पुट करें और इंटीग्रेशन अप्लाई करें, वैल्यू पुट करें, लिमिट्स, तो आपके पास ये पूरी डिटेल्ड इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। ये जो भी आंसर है ये डेल्टा यू ऑफ टॉ है, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो विच मींस कि आपके पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस भी आ गई हैं, या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशंस की इक्वेशन भी आ गई हैं। सो u डॉट की इक्वेशन, u डॉट ऑफ टॉ की इक्वेशन और u ऑफ टॉ की इक्वेशन, ये रिजल्ट हैं इस पहले बॉक्स का या पहली इजम्पशन का। तो इस इजम्पशन से हमारे पास ये फर्दर दो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 आई। इक्वेशन 5 हमने खुद से एज्यूम की है कि एक्सेलरेशन लीनियरली वेरी कर रहा है, 6 और 7 उसका रिजल्ट है। अब ये 6 और 7 को यूज करके आप इक्वेशन 4 का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, वो सोल्यूशन देखते हैं। एट टॉ इक्वल टू डेल्टा टी, यानी जब टॉ की वैल्यू डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी, तो दूसरे मानों में अब हम बात कर रहे हैं एक टाइम इंस्टेंट और दूसरे टाइम इंस्टेंट के एंड पे। यानी आपने ये देखा ना कि टॉ की वैल्यू असल में कैसे थी कि ये टाइम t इक्वल टू 0 है और ये टाइम है t प्लस डेल्टा टी, और टॉ इनके दरमियान में वेरी कर रहा है, कहीं पे जो भी वेरिएशन है वो इनके दरमियान है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, थर्ड डिग्री है, लीनियर है, जो भी है। तो जब टॉ को डेल्टा टी पुट कर देंगे तो बेसिकली हम इस एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, टॉ इक्वल टू डेल्टा टी पुट कर दिया तो एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो वो जो दो इक्वेशंस हमने डेल्टा यू डॉट की और डेल्टा यू की मालूम की है, इक्वेशन 6 और 7, उनमें सिंपली ये काम करेंगे, टॉ को डेल्टा टी के इक्वेट कर दें तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ये दो लीनियर एक्सेलरेशन का रिजल्ट है, लीनियर एक्सेलरेशन की वजह से बनाई जा सकती है ये दो इक्वेशंस। इनको फर्दर रीअरेंज कर लें, क्योंकि देखें इन दोनों में डेल्टा यू डॉट डॉट आ रहा था, तो ये काम किया जा सकता है कि डेल्टा यू डॉट को एक दूसरी तरफ ले जाएं और डेल्टा यू को इस तरफ ले आए। फिर डेल्टा, इसका मतलब है इक्वेशन 9 को रीअरेंज करने से क्या हो जाएगा कि डेल्टा यू डॉट डॉट डेल्टा यू की शक्ल में आ जाएगा, और फिर वही डेल्टा यू डॉट डॉट ऊपर इक्वेशन 8 में भी पुट कर दें तो यहां पर भी डेल्टा यू की टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि 8 और 9 को रीअरेंज करके आप चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन एक्सेलरेशन दोनों को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में लिख सकते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं, देखें यहां पर आपके पास जो इक्वेशन 9 बनी है, डेल्टा यू की इक्वेशन बनी है बेसिकली लास्ट स्लाइड में, वो डेल्टा यू डॉट डॉट की शक्ल में है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि इक्वेशन 9 में डेल्टा यू डॉट डॉट को दूसरी तरफ ले जाएं, डेल्टा यू को राइट हैंड साइड पे ले आए तो हमारे पास इक्वेशन 10 आ जाएगी। फिर इसी इक्वेशन 10 को ऊपर इक्वेशन 8 में पुट कर दें इस जगह पे जहां पे डेल्टा यू डॉट डॉट आ रहा था, तो वो भी डेल्टा यू के फंक्शन की शक्ल में लिखी जाएगी इक्वेशन 8, वो ये बन जाएगी सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन 11। तो चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन एक्सेलरेशन दोनों को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में लिख लिया, और ये वो पॉइंट है कि जिसमें अब हम इक्वेशन 4 को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इक्वेशन 4 थी जिसमें मेन वेरिएबल डेल्टा यू ही था। इक्वेशन 4 अगर आप याद करें तो वो ये थी m डेल्टा यू डॉट डॉट प्लस c डेल्टा यू डॉट प्लस k डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा p। तो अगर डेल्टा यू डॉट डॉट और डेल्टा यू डॉट को डेल्टा यू ही की शक्ल में लिख लेंगे तो मेन वेरिएबल जो मेन अननोन इस पूरी इक्वेशन में रह जाएगा वो डेल्टा यू ही रह जाएगा, ठीक है। सो वाहिद जो वेरिएबल इसमें रह जाएगा, डेरिवेटिव्स उसके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो लिहाजा हम इसको लीनियर इक्वेशन की तरह, जैसे अलजेब्राइक इक्वेशन होती है उस तरह सॉल्व कर सकेंगे। कैसे, वो ये देखें नेक्स्ट स्लाइड पे कि इक्वेशन 4 को अगर मैं लिखूं और फिर उसमें डेल्टा यू डॉट डॉट की जगह पे वो पूरी इक्वेशन डाल दी, डेल्टा यू की जगह पे पूरी इक्वेशन डाल दी जिसमें बेसिकली वो डेल्टा यू की शक्ल में थी वो पूरी इक्वेशन,
और तीसरी इक्वेशन टर्म उसी तरह रही और ये भी उसी तरह रहा। अब इसका फायदा ये हुआ कि इसमें डेल्टा यू कॉमन लिया जा सकता है और बाकी जो कुछ भी है अंदर ब्रैकेट में वो एक तरह का वो नोन क्वांटिटीज होंगी किसी टाइम टी इंस्टेंट के लिए। कैसे? आप देखें कि आप इस इक्वेशन में डेल्टा यू कॉमन लें और जो कुछ भी अंदर ब्रैकेट में बचता है उसको आप यानी जिस जिस टर्म के अंदर डेल्टा यू है उसमें से कॉमन लेंगे, जाहिर है। ठीक है, यानी इस टर्म में डेल्टा यू है, इसमें यू है और इसमें यू है, इन तीन में से डेल्टा यू कॉमन ले लें और जो अंदर बचती है चीज उसको के प्राइम का नाम दे दें। ठीक है, के प्राइम इंटू डेल्टा यू। और जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं जैसे ये क्वांटिटी है, ये दोनों हैं, इनको राइट हैंड साइड पे ले जाएं और डेल्टा पी ऑफ टी के साथ मिला के इनको डेल्टा पी प्राइम का नाम दे दें। ठीक है, जो भी रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं, अभी हम इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे या देखते हैं अगर अभी टाइम होता है। लेकिन ये है कि जो भी डेल्टा यू के अलावा टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड पे ले जाएं और जो कुछ भी वो टोटल रकम बनी है उसको डेल्टा पी प्राइम का नाम दे दें। तो लिहाजा ये पूरी चीज डेल्टा पी प्राइम है। जब राइट हैंड साइड पे लेकर गए तो जो भी उस तरफ टर्म बन गई और जिस जिस में से डेल्टा यू कॉमन लिया है उसके साथ जो मल्टीप्लायर है उनको के प्राइम का नाम दे दिया, के ऑफ टी प्राइम का। तो इक्वेशन की जो वैसे फॉर्म बन गई है अब वो लीनियर इक्वेशन जैसी फॉर्म बन गई है कि जैसे एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है के की और इंस्टेंटेनियस वैल्यू है पी की और आप इससे वैल्यू मालूम कर सकते हैं डेल्टा यू। सिंपली डेल्टा पी प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय के प्राइम ऑफ टी, ये कर दें तो डेल्टा यू आ जाएगा। तो इक्वेशन की एक ऐसी सिंपल अलजेब्राइक फॉर्म बन गई है। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन 12 है, अब ये हर टाइम इंस्टेंट के लिए अगर सॉल्व कर लिया जाए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, बिकॉज देखें ना इसमें एट टाइम टी के ऊपर जो वैल्यूज हैं, जैसे एट टाइम टी के ऊपर जो एक्सेलरेशन थी, टाइम टी के ऊपर जो यू डॉट थी, वो इस्तेमाल हो रही हैं और उससे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इसका मतलब है अगर आपको u ऑफ जीरो गिवन हो तो आप u ऑफ जीरो प्लस डेल्टा टी मालूम कर सकते हैं। u ऑफ जीरो गिवन हो, u डॉट ऑफ जीरो गिवन हो, इन इनिशियल वैल्यूज के साथ आप चलें तो आप इंक्रीमेंट इन डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। फिर उस नई डिस्प्लेसमेंट को अगले टाइम इंस्टेंट के लिए इनिशियल कंडीशन मान लें, u ऑफ टी और u डॉट ऑफ टी और u डबल डॉट ऑफ टी मान लें और फिर डेल्टा टी दूसरी दफा मालूम कर लें। तो यूं स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन 12 को अप्लाई किया जा सकता है और हर टाइम इंस्टेंट पे फाइनली u आ जाएगा आपके पास। इसको अगर एक फ्लो चार्ट की शक्ल में मैं दिखाऊं इस प्रोसीजर को, तो वो अभी मैं दिखाता हूं। ये वही इक्वेशन 12 है दोबारा से, ठीक है, और बात वही है कि अगर टाइम t के ऊपर कैलकुलेशन एक दफा कर ली जाए तो t प्लस डेल्टा टी पर हम चले जाएंगे क्योंकि डेल्टा u मालूम कर लेंगे। डेल्टा u हमारा मेन अननोन है हर टाइम स्टेप के अंदर। तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज गिवन होंगी, ठीक है, अगर इनिशियल वैल्यूज इनकी पता हो, इन u0, u डॉट 0, u डबल डॉट 0 ये पता हो, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज पता हो, अप्लाइड लोडिंग पता हो, इन चीजें से हम ये कैलकुलेशन स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक अभी मैं इसको फ्लो चार्ट की शक्ल में दिखाता हूं। दो इजम्पशंस हमने बेसिकली की हैं। एक तो ये कि पीस वाइज लीनियर इजम्पशन जिसको हमने कहा था स्टार्ट में कि टी और टी प्लस डेल्टा टी के दरमियान डैम्पिंग फोर्सेस और रिस्टोरिंग फोर्सेस ये लीनियर रहेंगी, ठीक है, एक इंटरवल के दरमियान। और दूसरी इजम्पशन ये की है कि एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स वेरीज लीनियरली। और ये इजम्पशन दुरुस्त तभी होंगी जब डेल्टा टी बहुत स्मॉल होगा, बहुत थोड़ी वैल्यू होगी डेल्टा टी की। लेकिन चूंकि ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्लासिकल मेथड नहीं है, तो इसमें एरर जो है वो हर टाइम स्टेप में हो सकता है। लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि एरर एक्यूमुलेट ना हो, यानी हर स्टेप से जब वैल्यू अगले स्टेप में इनपुट जा रही है तो उसका एरर पिछले एरर में जमा ना हो। वरना क्या होगा, जब आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टेप करेंगे, यानी ये इक्वेशन बार बार अप्लाई करेंगे, तो एरर जमा होता होता आपका जो टोटल u ऑफ t है वो रियल u ऑफ t से काफी फर्क हो जाएगा। तो एक तरीका एरर को रिड्यूस करने का ये हो सकता है
कि हर टाइम इंस्टेंट में जब वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं तो हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को डायरेक्टली इंपोज कर दें, यानी जबरदस्ती वो सेटिस्फाई करवा लें एज पार्ट ऑफ द कैलकुलेशंस। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट में शो करें सारी कैलकुलेशन का, तो वो ये होगी कि आप एक u ऑफ t और u डॉट ऑफ t से स्टार्ट करें। वो u ऑफ 0 और u डॉट ऑफ 0 भी हो सकते हैं। लेट्स से 0 0 वैल्यू से आप स्टार्ट कर लें, और फिर आप k ऑफ t और c ऑफ t मालूम करें। अगर आपका स्ट्रक्चर लीनियर है तो ये कांस्टेंट नंबर ही रहेंगे, वरना फिर आपको वो जो एफ एस और यू के दरमियान कर्व है वो भी ज़ाहिर गिवन होनी चाहिए, एफ डी और यू डॉट के दरमियान कर्व भी गिवन होनी चाहिए। तो आप हर टाइम इंस्टेंट पे इसकी स्लोप मालूम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये लीनियर सिस्टम है, अभी इस कोर्स में सिर्फ हम लीनियर तक ही लेट से रहते हैं, तो हमारे केस में ये के डायरेक्टली गिवन एक नंबर हो जाएगा जो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसी तरह ये सी भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये अगर मालूम हो जाए तो हम एफ एस और एफ डी भी मालूम कर सकते हैं, बिकॉज एफ एस इक्वल होगा सिंपली के ऑफ टी इंटू डेल्टा यू, और जाहिर है कि जब टी जीरो होगा तो बेसिकली सॉरी नॉट डेल्टा यू, यू ऑफ टी, ठीक है। अभी ये खास टाइम इंस्टेंट की बात चल रही है, तो जब टी जीरो होगा तो वो ये यू जीरो हो जाएगा, तो एफ एस भी जीरो आएगा पहले टाइम इंस्टेंट के लिए। इसी तरह एफ डी इक्वल हो जाएगा सी ऑफ टी इंटू यू डॉट ऑफ टी। तो पहले टाइम इंस्टेंट के लिए ये चीजें मालूम हो जाएंगी, एफ एस और एफ डी आ जाएगा। अब हम ये कर रहे हैं कि जो यू डॉट डॉट ऑफ टी है ना, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये हम डायरेक्टली जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम इक्विलिब्रियम इंपोज कर रहे हैं डायरेक्टली। क्योंकि देखें, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही है, इसमें सिंपली ये किया गया है कि एफ डी और एफ एस को दूसरी तरफ ले गए, और जो एम साथ था एफ आई के साथ एम था ना, एम यू डॉट डॉट था, वो एम नीचे डिवाइड कर लिया। तो अगर पी ऑफ टी गिवन है, एफ डी एफ एस आपने लास्ट टाइम स्टेप के कैलकुलेट कर लिए हैं, फर्स्ट टाइम स्टेप की अभी बात कर रहे हैं, तो यूं आपके पास एक यू डॉट डॉट ऑफ टी भी आ जाएगा। सो ये आपने इक्विलिब्रियम इंपोज कर दिया, जबरदस्ती इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन स्टेप के अंदर डाल दिया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। आप एक स्टार्टिंग यू डॉट डॉट इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो एज्यूम करके भी ये कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते थे और इस स्टेप को बीच में ना डालते, लेकिन ये इंपोज करने से आपका एरर रिड्यूस होगा। हर दफा जब ये फ्लो चार्ट इंप्लीमेंट होगा हर टाइम इंस्टेंट पे, तो बीच में यू डॉट डॉट ऐसा कैलकुलेट होके आएगा इससे जो इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और उस इंस्टेंटेनियस यू डॉट डॉट की बजाय ये यू डॉट डॉट इस्तेमाल होगा, तो एरर हर दफा रिड्यूस होता जाएगा या वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। के प्राइम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जो चीजें चाहिए वो सब मालूम होगी आपको। सी चाहिए, के चाहिए, एम, डेल्टा टी भी आपने खुद डिसाइड करना है टाइम इंस्टेंट, डेल्टा पी प्राइम भी मालूम करेंगे, सब चीजें नोन है। स्टार्टिंग यू ऑफ जीरो, यू, अब देखें यू डॉट डॉट ऑफ टी आपके पास ये इधर से आ गया हुआ है इस इक्विलिब्रियम को इंपोज करने से। यू डॉट ऑफ टी और यू ऑफ टी अगर कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो पहले से स्टार्टिंग वैल्यू पता है, पहले स्टेप के लिए 0 0 और उसके बाद जो भी आगे वैल्यूज है। डेल्टा यू मालूम कर लेंगे इनको डिवाइड करके, इक्वेशन 12, और एक दफा डेल्टा यू आ गया तो वही दो इक्वेशंस जो इक्वेशन 10 और 11 थी, उनसे चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं बैक जाऊं तो आपको इक्वेशन 10 और 11 अगर आप देखें तो यू डॉट, डेल्टा यू डॉट और डेल्टा यू डबल डॉट इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगा, ठीक है, जो हमारी लीनियर एक्सेलरेशन की इजम्पशन से हमें ये दो इक्वेशंस मिली हैं। लेकिन एक तो हम यूज कर लेंगे जो डेल्टा यू डॉट वाली है, डेल्टा यू डबल डॉट वाली नहीं करेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन हमारे पास हर टाइम स्टेप में इस इक्विलिब्रियम को इंपोज करने से मिलती जाएगी ऑटोमेटिकली, तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट किया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की मदद से यहां इस पुट करके, तो यूं आपके पास यू डॉट टी प्लस डेल्टा टी आ जाएगा, जो कि स्टार्टिंग वैल्यू प्लस ये जो आपने चेंज मालूम किया।
इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की भी स्टार्टिंग वैल्यू प्लस ये जो चेंज मालूम की। अगर हम डेल्टा यू डबल डॉट की इक्वेशन भी लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इक्वेशन 10 और 11 में से कोई एक होगी, तो आप यहां से यू डबल डॉट टी प्लस डेल्टा टी भी लिख सकते थे, जो कि बन जाता है यू डबल डॉट ऑफ टी स्टार्टिंग वैल्यू प्लस जो अभी चेंज मालूम की है। लेकिन ये काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे, बिकॉज एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स हमें डायरेक्टली हर दफा जब ये फ्लो चार्ट इंप्लीमेंट होगा, ये जो ऑरेंज बॉक्स है इससे हमें यू डबल डॉट मिलता जाएगा हर दफा। सो अब ये नई वैल्यूज आ गई यू की भी और यू डॉट की भी। अब दोबारा से चले जाएं ऊपर और इन नई वैल्यूज के साथ दोबारा से ये पूरा फ्लो चार्ट इंप्लीमेंट करें और फिर नई वैल्यूज कैलकुलेट करें, उनको फिर दोबारा ऊपर ले जाएं। ये काम आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स करें, डिपेंडिंग अपॉन आपकी अप्लाइड लोडिंग की ड्यूरेशन, डेल्टा टी वगैरह वगैरह। और यूं आपके पास हर टाइम इंस्टेंट से एक नई वैल्यू रिस्पॉन्स की मिलती जाएगी, यू की भी, यू डॉट की भी, यू डबल डॉट की भी, और यूं आपके पास फाइनली टोटल यू का रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो अब एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं क्विकली बस एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज भी के सिस्टम्स की भी हम इससे सोल्यूशन कर सकते हैं। बस फर्क ये होगा कि हर टाइम इंस्टेंट पे फिर ये k ऑफ टी और c ऑफ टी बदलता जाएगा। अभी ये लीनियर सिस्टम्स में कांस्टेंट अगर रख लिया जाए तो ये लीनियर सॉल्यूशन होगा, वरना क्या होगा कि हर टाइम इंस्टेंट पे जो भी आपका u आ रहा है उस हिसाब से फंक्शन के अंदर जाएंगे, उस u के मुताबिक जो इंस्टेंटेनियस स्लोप बनेगी वो k ऑफ टी होगा। तो ये एक एडिशनल स्टेप बन जाएगा अगर आप जो है ना वो नॉन लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं। इसी तरह c ऑफ टी भी बदल जाएगा, बिकॉज हर टाइम इंस्टेंट पे जो u डॉट आ रहा है उस u डॉट को देखेंगे कि वो कहां पे लाई कर रहा है एफ डी और u डॉट के रिलेशनशिप में, वहां की जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है वो लेंगे, वो c ऑफ टी बनेगा। वरना अगर ये कांस्टेंट रख लें तो ये लीनियर सिस्टम है। और डेल्टा टी बहुत स्मॉल होना चाहिए। इस डेल्टा टी को डिसाइड करने में आपने ये देखना है कि अप्लाइड लोडिंग का अपना डेल्टा टी क्या है, अप्लाइड लोडिंग की वेरिएशन कितनी फास्ट है। अगर अप्लाइड लोडिंग इस तरह है, स्लो वेरी कर रही है, तो आप बड़ा डेल्टा टी भी ले सकते हैं। अगर अप्लाइड लोडिंग बहुत तेजी से वेरी कर रही है तो डेल्टा टी को बहुत स्मॉल होना चाहिए। इसी तरह स्ट्रक्चर का अपना नेचुरल पीरियड क्या भी डिपेंड करता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि आपके स्ट्रक्चर का अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल टाइम पीरियड है 1 सेकेंड और आप डेल्टा टी इससे भी बड़ा ले लें, ठीक है, या इसके करीब करीब ले लें। आइडियली जो डेल्टा टी है वो स्ट्रक्चर के अपने टाइम पीरियड से बहुत छोटा होना चाहिए। यानी स्ट्रक्चर जब फ्रीली वाइब्रेट करे तो वो कई उसमें जो है ना इंक्रीमेंट्स आ जाए उस एक साइकिल के अंदर, ठीक है। ये भी डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए स्ट्रक्चर के टाइम पीरियड की निस्बत। और तीसरी ये चीज कि अगर नॉन लीनियर सिस्टम है तो जाहिर है कि एक एफ एस और यू के दरमियान एक रिलेशनशिप गिवन होगा जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होगा। इसी तरह एफ डी और यू डॉट के दरमियान एक रिलेशनशिप होगा जो फॉलो कर रहा होगा स्ट्रक्चर। सो वो उस स्ट्रक्चर, उस रिलेशनशिप की अपनी प्रॉपर्टीज भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल एफ एस का कोई यील्ड पॉइंट होगा एफ वाई, उसके बाद यील्ड हो जाएगा, फिर अनलोड हो जाएगा। अगर तो ये बड़े शार्प पॉइंट्स हैं तो आपका डेल्टा टी इतना छोटा होना चाहिए कि ये पूरी अनलोडिंग रीलोडिंग के जो शार्प चेंज इन स्टिफनेस है ये कैप्चर हो। ये नहीं कि एक टाइम इंस्टेंट पे आपका यू इधर है और अगले पे डायरेक्टली जंप करके इधर चला जाए, बल्कि वो कैप्चर हो कि कहां पे स्ट्रक्चर यील्ड हुआ है। तो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में डिस्प्लेसमेंट बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो वो उन प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका डेल्टा टी क्या होना चाहिए। समरी ये है कि ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, इसकी वैल्यू ये सारी चीजें देख के फैसला की जाती है। तो जाहिर है कि अगर आपने ये जो पॉइंट है, ये यील्ड पॉइंट है, ये कैप्चर करना है अच्छे तरीके से, तो आपका इंक्रीमेंट्स डिस्प्लेसमेंट में जो है वो बहुत स्मॉल होने चाहिए ताकि आप एग्जैक्टली इस यील्ड पॉइंट से पास करें। ये नहीं कि अभी एक इंस्टेंट पे आप इस जगह पर हैं, जंप करके आप इधर चले गए, फिर अनलोडिंग में जंप करके इधर नीचे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब ये है कि डेल्टा टी जो है वो आपके स्ट्रक्चर के टाइम पीरियड से जो है ना 1/10 से भी कम होना चाहिए। आमतौर पे 1/30, 1/50 इससे भी कम होता है, ठीक है। सो
एरर एक्यूमुलेशन इसमें एक इशू है जो कि रिड्यूस किया जा सकता है बाय इम्पोजिंग इक्विलिब्रियम और बाय रिड्यूसिंग डेल्टा टी। ये एक एग्जांपल है, न्यूमेरिकल एग्जांपल, जो उसी क्लफ एंड पेंजीन की बुक से ली हुई है, और एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है जो कि पहले कहा गया कि इसको लीनियरली एज्यूम करें, लेकिन फिर बाद में इसका एक यील्ड पॉइंट देके एफ एस और यू के दरमियान नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी दे दिया गया, तो इसको नॉन लीनियर भी एज्यूम करके स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व करें। जो अप्लाइड लोडिंग दी गई है उसके ये कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर अप्लाइड लोडिंग की वैल्यू गिवन है, 0.8 सेकंड तक रही है और उसके बाद 0 हो गई है। सो इसको रैंडम लोडिंग की तरह ट्रीट करके, जनरल डायनामिक लोडिंग की तरह स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन से हम इस सिंगल डिग्री को सॉल्व कर सकते हैं। एम गिवन है, सी गिवन है, के गिवन है। के जो है वो स्टार्टिंग के है, लेकिन जब यील्ड पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा एफ एस तो के 0 हो जाएगा। लेकिन पहले हम इस कोर्स की हद तक सिर्फ लीनियर में ही रहते हैं, तो हम के को कांस्टेंट ही मानेंगे थ्रू आउट, चाहे कोई भी यू हो जाए। वरना जो है 1.2 इंचेस से जब यू बढ़ जाएगा तो फिर के 0 हो जाएगा। तो नॉन लीनियर सिस्टम की ये प्रॉपर्टी है। सो क्लफ एंड पेंजीन में ही ये एग्जांपल सॉल्व हुई है, और ये स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई किया गया, और फिर ये रिस्पांस को उसी तरह प्लॉट किया गया है, कंपेयर किया गया। सो इसकी भी एक्सेल शीट में आपको दिखाता हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप लीनियर एक्सेलरेशन मेथड जो हमने अभी पढ़ा है उसको यूज करके आपको ये सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये वही फ्लो चार्ट जो स्लाइड्स में मैंने दिखाया, ये इंप्लीमेंट किया गया है इसमें। वही मेथड, जो वही प्रॉब्लम जो सॉल्व किया गया इस बुक में, उसको इस मेथड से सॉल्व किया। सो आप देखिए मैं टाइम के इंटरवल बना रहा हूँ, ठीक है। 0 से 1 सेकंड तक मैं गया, क्योंकि अप्लाइड लोडिंग 0.8 सेकंड तक है, मैं थोड़ा सा उसके बाद तक भी जा सकता हूँ, बट आपकी मर्जी है, आप जितने इसको डेल्टा टी भी आपकी मर्जी है। और इस केस में तो चूंकि पी ऑफ टी डायरेक्टली डिफाइंड था हर डेल्टा टी पे, तो डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड विच इज 0.1 सेकंड, और हर डेल्टा टी पे पी की वैल्यू भी गिवन थी। तो ये इसका मतलब पहले दो कॉलम तो अप्लाइड लोडिंग के गिवन थे, ठीक है। ये यू ऑफ टी जो है ये फाइनली कैलकुलेट होके आ रहा है, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसको फिलहाल अभी छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद से आगे ये सारी कैलकुलेशन है। सो मैंने एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप यही फ्लो चार्ट इंप्लीमेंट किया है। आप इसको समझ जाएंगे जब फ्लो चार्ट को सामने रखेंगे, ये सारी कैलकुलेशन स्टेप्स देखेंगे, सो आप समझ जाएंगे। सो लेट्स से ये जो पूरी इक्वेशन है, ये इसके इंडिविजुअल पार्ट्स मैंने यहाँ कैलकुलेट किए, उसके बाद इनको सम कर दिया तो ये तो डेल्टा यू डॉट आ गया, ठीक है। इसी तरह ये डेल्टा यू है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है एक पहले टाइम स्टेप का। तो पहले मैंने 0 एज्यूम किया, ये पहली वैल्यू देखें यू की 0 है, और डेल्टा यू मालूम कर लिया। तो अगले टाइम स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूं, इनिशियल वैल्यू प्लस जो मैंने डेल्टा यू कैलकुलेट कर लिया, सम कर दिया। और ये मैंने इसलिए यहां पे लिखा बिकॉज अब ये वैल्यू एज एन इनिशियल वैल्यू इस्तेमाल होगी फॉर सेकेंड रो ऑफ कैलकुलेशंस, फिर थर्ड रो ऑफ कैलकुलेशंस, फोर्थ रो, इस तरह चलता जाएगा, और यू आपके पास फाइनली टोटल यू आ जाएगा। आप इस यू को प्लॉट कर सकते हैं, ये आपका फाइनल रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये जो रिस्पॉन्स क्वांटिटी है। सो अप्लाइड लोडिंग के अगेंस्ट ये मैंने रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर लिया। अगर आप इसको नॉन लीनियर के लिए करना चाहें तो वो भी आगे कैलकुलेशन हुई भी हैं, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन नहीं करता। उसमें जो फर्क आया है कैलकुलेशंस में वो मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर दिया। जिन टाइम स्टेप्स के अंदर आप समझ भी सकते हैं, जिन टाइम स्टेप्स में u की वैल्यू 1.2 से इंक्रीज कर गई है, उसमें k को 0 कर देना चाहिए। k फिर ये जो नंबर है यहाँ पे 5 किप्स पर इंच, ये नहीं रहना चाहिए बल्कि 0 हो जाना चाहिए, बिकॉज स्ट्रक्चर यील्ड कर चुका है। इस फर्क के साथ आप यही कैलकुलेशन दोहराएंगे तो ये नॉन लीनियर सिस्टम बन जाएगा। और एंड पे फिर थर्ड शीट जो है इसमें कंपैरिजन भी दिखाया है। जो ब्लैक लाइन है वो सिंपली अप्लाइड लोडिंग को k से डिवाइड करती है, यानी ये स्टैटिक लोडिंग है। अगर यही लोडिंग स्टैटिकली अप्लाई होती तो ये ब्लैक लाइन प्रोड्यूस होती, लेकिन जो ये ब्राउन लाइन है ये इलास्टोप्लास्टिक या नॉन लीनियर सिस्टम की है, और जो ग्रीन लाइन है वो इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट की है, जो अभी हमने पहले स्टेप में पहली दफा जो सोल्यूशन आपको दिखाया था, ग्रीन लाइन ये उसकी है। तो अप्लाइड लोडिंग का रिस्पॉन्स अगर वो स्टैटिकली लगती ब्लैक लाइन, और अगर डायनामिकली लगेगी तो ग्रीन लाइन,
ठीक है। सो रिस्पॉन्सेज में बहुत फर्क है, ना सिर्फ ये कि पीक वैल्यूज में फर्क है, बल्कि जिस टाइम के ऊपर पीक वैल्यू आ रही है उसमें भी फर्क है। अप्लाइड लोडिंग 0.2 सेकंड पे मैक्सिमम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स है वो कहीं 0.7 सेकंड पे, 0.5 सेकंड पे मैक्सिमम है। और फिर लीनियर और नॉन लीनियर में भी रिस्पॉन्सेज में फर्क है। जब तक स्ट्रक्चर लीनियर रेंज में रहा, इन दोनों लाइंस जो लीनियर नॉन लीनियर की लाइन है, इनमें कोई फर्क नहीं है। 0.4 सेकंड तक ऑलमोस्ट दोनों स्ट्रक्चर लीनियर और नॉन लीनियर एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन आप गेस कर सकते हैं यहाँ पे कि 0.4 सेकंड के टाइम स्टेप के ऊपर जाके बेसिकली नॉन लीनियर सिस्टम यील्ड हो गया होगा, तभी नॉन लीनियर और लीनियर का रिस्पॉन्स फर्क हो गया। तो जो ब्राउन लाइन है वो नॉन लीनियर लाइन का रिस्पॉन्स है और ग्रीन लाइन लीनियर लाइन का रिस्पॉन्स है। सो ये शीट में आपको दे देता हूं, इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी कैलकुलेशंस को वेरीफाई करें, इसको चेक करें कि ये फ्लो चार्ट सही इंप्लीमेंट हुआ है। बल्कि आप किसी रियल अर्थक्वेक का डेटा लेके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्लॉट करके देखें कि आप कर सकते हैं या नहीं, डोहमेल इंटीग्रल से भी और स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से भी। और एडिशनली अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो नॉन लीनियर सिस्टम्स या इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम जो कि स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करते बल्कि कोई और बिहेवियर फॉलो करते हैं, उनके लिए भी यही कैलकुलेशंस वो समझ सकता है। बट कोर्स में आपके सिर्फ ये लीनियर सिस्टम्स तक ही रखेंगे हम। सो यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ सकते हैं आप।